तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 330 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग आउटर रीजन में आ चुका होता है और वहाँ एक टीम को भी ज्वाइन कर लिया होता है और अब बारी है उस साइड टीम के बंदों के बारे में जानने के लिए। जिसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो बाकी सबके बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये डेमन लेडी है जो कि अपने इल्यूजन में एक्सेप्शनल है और यहाँ पे कुछ ही सेक्टर लॉर्ड्स के वॉरियर्स है जो कि इसके इल्यूजन से निकल सकते हैं और तुम्हें जानना चाहिए कि ये डेमन लेडी रेस अपने इनहेंसिंग एबिलिटी में भी एक्सेप्शनल होते हैं। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है लेडी को जो अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करने लगती है और हमें बताया जाता है कि उसका फेस थोड़ा सा अनक्लियर है जो कि उसको और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। जिसके बाद कैप्टन आगे बताता है कि ये रहा टॉर्नेडो, ये एक पावरफुल फाइटर है जो कि अपनी फाइटिंग स्पीड से बहुत ज्यादा बंदों को मार चुका है। जिसके बाद वो दूसरा मैडवू जो कि स्पीड ट्रेडर होता है उसके बारे में बताता है जो कि हेयर मैन पर्पल होता है। अब फिर इसके बाद आगे कहता है कि ये व्हाइट आर्मर पंक ये खुद को गॉड कहता है क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पीड ट्रेडर है और ये खतरों से नहीं डरा करता है। अब यहाँ पे व्हाइट आर्मर मैन वो भी स्माइल करने लगता है जैसे कि वही गॉडो। लूफेंग भी जान चुका था कि ये सेक्टर लॉर्ड का बंदा है जो कि अपने लाइट रॉड्स को कंप्लीट कर लिया है और इसकी कंप्लीशन और फ्लॉ भी थोड़ी सी हाई है। जिसके बाद आगे वो कहते कि ये रहा वीप जो कि बोलोफन कैट के जैसा है और यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स में इसके द्वारा कई सारे वॉरियर्स मारे गए हैं और इसके अंडरएस्टिमेट मत करना क्योंकि ये भी इल्यूजनिस्ट है और इसका सोल अटैक स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वू को दिखाया जाता है जो कि अपने बिल्ली को गले से लगा लेता है। जिसके बाद वो लास्ट को दिखाता है और कहता है कि इसका नाम इसका हैमर है, ये इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मदर फ्लेम रेस से बिलोंग करता है जो कि एक पावरफुल फाइटर है। अब यहाँ पे लूफेंग उस सेक्टर लॉबी की तरफ देखता है। अब यहाँ पे सभी पॉइजन डेमन लॉर्ड टॉर्नेडो मॉडवू गॉड वी हैमर ये सभी 7 मेंबर्स होते टीम के और एक कैप्टन जो कि अनडाइंग बीइंग होता है और ये सभी सेक्टर लॉर्ड जनरल्स होते हैं जो कि काउंटलेस बैटल में सर्वाइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे लूफेंग अपना इंट्रोडक्शन कहता है और कहता है कि मैं स्पीड ट्रेडर हूँ और रॉक कहता है कि मैं फाइटर हूँ। अब यहाँ पे वो लोग टीम बन चुके हैं और उनके टीम में 2 नए मेंबर्स आ चुके हैं। अब लूफेंग अपने रिक्वेस्ट को उसी टीम के नंबर में भेज देता है। लूफेंग ऑफिशियली उनके टीम का नंबर बन चुका होता है और कुछ दिनों बाद लूफेंग रॉक वहाँ पे उनके एडवाइस और कहानियां सुना करते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है और यहाँ पे उन सारे के बैकग्राउंड के बारे में भी जानने लगे। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर रॉक को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए कहता है कि क्या एलाइड फोर्सेस आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, एलाइड फोर्सेस यहाँ पे जितने भी मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी 4 पाइनिकल रेसेस में आता है और ये सभी मिलकर एलाइड रेसेस भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम बैटल फील्ड में आते हैं वहाँ पे कई सारे एलाइड फोर्सेस को हम मिल सकते हैं। अब देखा जाए तो वो दूसरे रेसेस के होते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे पार्टनर्स होते हैं और रिलैक्स करो वर्चुअल सिस्टम के कारण होते हुए वो हमारे एलाइज है और वो हमें मार नहीं सकते हैं क्योंकि वर्चुअल सिस्टम हम उस पर हमेशा नजर बनाए रखे होते हैं और जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें बहुत ही भारी पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सुनकर रॉक स्टन हो जाता है। लूफेंग वहां पे आराम से बैठा हुआ था, वो कहता है एलाइड फोर्सेस। अब लूफेंग इन सब के बारे में सब कुछ जानता था क्योंकि उसने पहले से रिसर्च कर ली होती है। अब फिर से यहाँ पे बताया जाता है रॉक फिर से शॉक हो जाता है और क्या था कि क्या बैटलफील्ड इतना ज्यादा क्रूअल है जिसकी डेट रेट 95% से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे वो फिर से समझाते हैं कि यहाँ पे भले ही हाई डेट रेट है जो कि इन सारे एब्सोल्यूट वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी है। अब 20 नए रिक्रूट्स में से सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर पाता है और यहाँ पे 20 नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड की बात हो रही है जो कि इनमें से एक ही इलाइट या फिर एक जनरल बन सकता है। और इन सारे हाई डेट रेट्स और टेरिफाइंग बैटल्स के कारण यहाँ पर तो काउंटलेस ट्रेजर भी मौजूद है जिनकी यूज करके वो अपने मैनुअल्स को एक्सचेंज करा सकते हैं
हैं। अब यहाँ पे ऐसी कई सारी लंबी चौड़ी बातें होती है जो कि बैटल के बारे में होती है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब आगे वो कहता है कि यहाँ इस फाइट में एम्पर लेवल अंडाइन को भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर 99% चांस है फेल होने का। और यहाँ पे पाइनिकल रेसेस अपने बहुत बड़े ह्यूज लॉसेस को सफर किया करते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है ह्यूज स्केल बैटल, डिसीजिव बैटल, आखिर ये कब होने वाला है? तो लॉक यहाँ बोलता है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं बहुत जल्द होने वाला है। अब लू फेंग वहाँ पे एक कॉर्नर में बैठकर उन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, और नॉर्मल वाल में आराम से 95% डेट वेट हो सकता है, जो कि एब्सोल्यूट वॉरियर्स को बनाने के लिए होता है। जैसे कि बक क्लैन किंग, जो कि एक सिमिलर है, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अब देखा जाए तो बक क्लैन में भी और वहाँ पे जितने सारे बग होते हैं उनमें से एक ही किंग बन पाता है। अब यहाँ पे ऐसी लंबी चौड़ी फिर से बातें होती हैं। अब यहाँ पे 8 दिनों तक लू फेंग और रॉक यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे रॉक और लू फेंग कई सारे चीजों को सुनता है, और रॉक तो हर बार शॉक होते जा रहा होता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे बहुत ही काम होता है। और लू फेंग की इसी काम नेचर के कारण तो लू फेंग इन सारे बैटल को सर्वाइव कर पाता है। और अब फिर यहाँ पे 9वां दिन आ जाता है, जहाँ पे वो 9 दिन तक रह चुके थे, और यहाँ पे लिटिल सेक्टर और टीम के नया मेंबर्स बन चुके थे। अब फाइनली इन सब का दिन आ चुका था बैटलफील्ड में जाने के लिए। अब फिर यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे शिप्स आ चुके होते हैं, जिनमें कई सारे लोग होते हैं, और लू फेंग और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं इस सीन को देखकर। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, जिसका डायमीटर 30,000 किलोमीटर होता है, और उसमें आराम से बिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रखा जा सकता है। एटलीस्ट यहाँ पर जितने वो फ्यू मिलियंस पीपल रहे हुए हैं। अब फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे फ्यू थाउजेंड शिप्स एक दूसरे में लाइन बनाए हुए थे, और कई सारे शिप्स एक दूसरे के शिप से रुके हुए होते हैं, और सभी में एक एक बंदा जाने वाला था। अब फिर दिखाया जाता है सारे बंदे को जो कि वहां पे आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन डाउ टाउ कहते हैं कि यहाँ पे स्टूपिडली खड़ा मत रहो, चलो शिप पे चलो। जिसके बाद वो शिप में आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो अपने पास से एक शिप को रिलीज करते हैं, जिसका डायमीटर कुछ 100 मीटर के जितना था, और वो हॉल में अपीयर होता है। अब यहाँ पे सारे के सारे बंदे जिसमें लू फेंग भी होते हैं वो आ जाते हैं। लू फेंग उस शिप की तरफ देखता है और कहता है कि इस शिप का मटेरियल तो E9 एलॉय है, और लू फेंग उसको केयरफुली एग्जामिन भी करता, तो उस पे इनकार्विंग्स दिखती है, जो कि लो इनकार्विंग्स की बेसिक होती है। अब टाइवू आफ्टर एक अंडाइन बेंग था, और वो आउटर रीजन में बहुत ही लंबे समय से रह रहा था, इसके लिए उतना भी हार्ड नहीं होने वाला था एक अच्छे शिप को लेने के लिए। अब लू फेंग ज्यादा नहीं सोचता, वो शिप पे चढ़ जाता है, जिसके बाद शिप का दरवाजा बंद होता है, और ब्लड ऑफ शिप्स वहां पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और सभी एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं। लू फेंग और बाकी सभी उसी टाइवू के शिप में एंटर करते हैं, और टाइवू सबसे कहता है जाम तुम लोग रेस्टिंग क्वार्टर्स में आराम कर सकते हो। तो लू फेंग हंसता और पूछता कि क्या हम कंट्रोल रूम में नहीं रह सकते? तो मैड वू यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि इस शिप को एआई कंट्रोल कर रहा है, और ये आराम से रेस्टिंग क्वार्टर्स कंट्रोल रूम में दोनों की जगह एक ही ऑर्डर्स को दे सकता है। अब मैड वू अलग है और मैडमैन अलग है, जो कि लू फेंग है, और मैड वू उन्हीं सबके टीम का एक पहले से आया हुआ मेंबर से। लू फेंग को ये वो सब सिखा रहा है कि एआई और लू फेंग के पास तो पहले से एक एआई वाला जो कि बताता है उसके पास शिप होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग रेस्टिंग क्वार्टर्स में आ जाते हो। रेस्टिंग क्वार्टर्स भी 20 मीटर लेंथ, 10 मीटर टॉल ये सब होता है। फिर पॉइजन वहाँ पे आ जाती है सोफा पे बैठते हुए, कहता है कि पहले हमें सेफ्टी नेस्ट के पास जाना होगा, जहाँ पे और भी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला। तो रॉक उससे फिर से क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर ये सेफ्टी नेस्ट क्या है। वहाँ पे वो इसके बारे में पूछने लगता है। तो लू फेंग कहता है कि F9 मेटल टंगस्टन मर्डर। तो रॉक लू फेंग की तरफ देखने लगता है कि क्या F9। तो यहाँ पे हमें गॉड आर्मर स्माइल को दिखाया जाता है, जो कहता है हम यहाँ पर रेस्टिंग क्वार्टर इस शिप का सबसे सेफेस्ट प्लेस है, जो कि शिप का मेन कोर है, और यहाँ पर E9 एलर का बना हुआ कमरा है। अब देखा जाए तो बैटलफील्ड में तो ये उसके टेरिफाइंग अटैक्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, लेकिन इस पूरे के पूरे शिप का सबसे सेफेस्ट जगह यही होने वाला है, और ये रेस्टिंग क्वार्टर से अगर यहाँ पे हमने किसी डेंजर को भी इनकाउंटर कर लिया तो हमारे पास कुछ समय होगा उसको रिएक्ट करने के लिए। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब देखा जाए तो एक स्मार्ट डिसीजन है कि यहाँ पे कोई भी अपने एफ ग्रेड शिप को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आराम से एक ही रूम को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि टाइम को गैदर किया जा सके। अब कैप्टन कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही रूम को अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर पूरे शिप की बात करें तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ऑर्डर करता है एक्सटर्नल सिमुलेशन 100%, और वहाँ पे एक्सटर्नल सिमुलेशन हो
जाता है। और फिर लूफेंग सोफा पे भी क्यों ना बैठा हो, वो यहाँ पे अच्छे से नहीं देख पा रहा था और वहाँ का सारे के सारे व्यूज वहाँ गायब हो जाता है और लूफेंग बाहर की तरफ भी देख पा रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि उस पाथवे को फॉलो करते हुए 1000 ऑफ किलोमीटर दूर तक कई सारे शिप्स उसी शिप्स पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही सब एक जगह आ पे रुक जाते हैं और सभी वहां पे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 10,000 पाथवे होता है और कुछ हंड्रेड्स खुले हुए होते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन ऑर्डर करता है कि एनर्जी बैरियर को एक्टिवेट करो और फिर निकलो। अब लूफेंग और बाकी सब अपने शिप में होते हैं, वो यहाँ पे पाथवे को लेके निकल जाते हैं और यहाँ पे जितने भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं वो ह्यूज सोल्जर बेस की तरफ जाते हैं और फ्लाई करके जाने लगते हैं। और यहाँ पे काउंटलेस सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। लूफेंग की पर्सपेक्टिव और विजन बहुत ज्यादा हाई होती है और यहाँ पर देखा जाए तो ये पैलेस भी बहुत ज्यादा हाई होती है। बाकी सबके लिए शॉकिंग होगी लेकिन लूफेंग के लिए नहीं। लूफेंग यहाँ पे शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये सोल्जर बेस है। अब लूफेंग ने एक्सटर्नल सिमुलेटर से उस बड़े से ह्यूज फ्लोटिंग स्पेस को देख लिया होता है और ये पूरा का पूरा बेस जो कि लूफेंग ने एस्टिमेशन लगा लिया था कि ये फ्यू 100 मिलियन किलोमीटर के दायरे में होगा और ये बेस तो सन से भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ के इस बेस को पावरफुल कलरफुल एनर्जी बैरियर से ढका हुआ है और ये बैरियर समझ लो ऐसे जैसे प्रोटेक्शन सील होता है, पूरे के पूरे बेस को कवर अप किया है। अब यहाँ पे लूफेंग उसके पास जाने लगता है और तभी लूफेंग उसके देखने लगता है। वहाँ पे कलरफुल एनर्जी बैरियर, मिस्टीरियस पावरफुल लॉ एंड कार्विंग्स, ऑटोमैन कैनस, डायमीटर जिसका फ्यू 100 किलोमीटर था, ब्लड ऑफ पायरेट्स, काउंटलेस एनर्जी पॉइंट्स। वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो फुल सिक्योर की तैयारी होती है। अब जितने बंदे लड़ने जाते हैं वो आउटर रीजन में वॉर करने जाते हैं और जितने बंदों को रेस्ट करने आता है वो इसी बेस पे आते हैं और ये बेस यहाँ का सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। आज तक किसी ने भी इस पे अटैक नहीं किया है। और अब फिर देखा जाए तो यहाँ पे वॉर मशीन थे जो कि अपग्रेडेड हुए गए थे। अब टाइवू कहता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे व्हाइट आर्मर गॉड उसकी तरफ देख कर क्या था और क्या था उस कैनन की तरफ देखो। यहाँ पे नॉर्मल यूनिवर्स सिर्फ अपने एनर्जी लेजर बीम्स को यूज करते हैं लेकिन गॉड बेस अपने बैकडेटेड ह्यूज कैनन होल को यूज कर रहे हैं। अब भले से ये बैकडेटेड है लेकिन इसकी पावर जब अनलीश होगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। ये अपने सामने आने वाले हर एक चीज को मिटा देगा। अब यहाँ पे नया आया हुआ बंदा रॉक पूरी तरह से कंप्लीटली स्टन हो जाता है लेकिन लूफेंग उसने भी कई सारी चीजों को देखा होता है, वो भी थोड़ा सा स्टन हो चुका होता है। अब लूफेंग यहाँ पे कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन पूछता है कि गॉड बेस आखिर इस बेस की ग्रेड कितनी है। तो यहाँ पे वो पॉइजन लूफेंग की तरफ देख करके आती है ट्रिपल ए ग्रेड। अब आउटर रीजन वॉर्स यहाँ पे रेसेस के बिटवीन फाइट होती है और 7 स्टार फिल्म में सिर्फ 100 बेसेज ही है और ये बेसेज सारे ह्यूमैनिटी के हैं और इसी कारण इन सबको हाईएस्ट ग्रेड का होना जरूरी है। अगर देखा जाए तो यूनिवर्स कंट्री लीडर के वॉरियर्स भी यहाँ पे आके इन पे अटैक करे तो वो इन बेसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो लूफेंग भी हामी बढ़ता है। अब लूफेंग ने कई सारे ऑटोमन के टेरिफाइंग वेपन्स को चेक कर लिया था, कोई तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे जैसे कि स्पेस फोर्ट्रेस जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये एक फोर्ट्रेस होता है। अब गॉड बेस भी एक पाइनिकल लेवल का ह्यूज वेपन्स की तरह समझ लो जिसपे इंसान रह सकते हैं लेकिन असल में वो एक वेपन ही होता है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाने की काबिल लगता है। और अब फिर देखा जाए तो गॉड बेसेस में ट्रिपल ए ग्रेड का सबसे हाईएस्ट ग्रेड माना जाता है। एटलीस्ट जितना वो जानता है उतना तो लूफेंग बता ही सकता है। फिर सीन चेंज कर हमें बताया जाता है कि ये बेस सबसे सेफेस्ट है और जो मैंने आपको बता दिया है वो यहीं पे दोहराया गया होता है। यहाँ पे ऐसे लूफेंग उन सबके बाहर देखने लगता है, लूफेंग उन्हीं सबको देख रहा होता है और यहाँ पे उसकी सिर्फ लाइट की स्पीड से फ्लाई कर रही होती है और यहाँ पे उसकी सिर्फ जितने भी आ रहे होते कंकड़ पत्थर उन सबको डॉस कर रहे होते हैं और लूफेंग उन सारे सीन को देख पा रहा होता है और लूफेंग को यहाँ पे कुछ बग बॉडी सिप्रीमेंस ह्यूमन रिमेंस इन सारी चीजों को देख पा रहा होता है जो कि इन सब स्पेस में पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे नए रिक्रूट रॉक उन सबसे पूछता है कि ये सारे रिमेन्स जो कॉर्प्स है वो क्या वैल्यूएबल है। तो मदर फ्लेमलेस उनसे कहती है कि कोई यहाँ पे इतना इडियट नहीं है, ये शिप के पास अपनी स्कैनिंग सिस्टम है जिसने इसने बहुत लंबे समय पहले स्कैन कर लिया था और यहाँ पे देखा जाए तो इस स्पेस में जितना कुछ है उसका कोई भी कीमत नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो उसको पहले से ले गया होता और यहाँ पर देखा जाए तो ये ट्रैप भी हो सकते हैं। अब रॉक वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे इन सब के बारे में नोटिस नहीं करना चाहिए, हमें इन
सारे रिमेन्स को यहाँ निगलेक्ट करना चाहिए। ये हो सकते हैं किसी ह्यूज शिप के रिमेन्स हो या फिर किसी एनिमी का ट्रैप भी हो सकता है। अब लूफेंग इन सब चीज को देख पा रहा होता है और यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि इन सारे पैलेसेस का एनिमीज का हिडिंग स्पेस हो सकता है। ये पूरा का पूरा एंटायर स्टारफील्ड यहाँ पे कैसा बैटलफील्ड हो चुका है। हैमर सीरियसली कहता है कि तुम अपने आप को बैटलफील्ड के दरमियान रिलैक्स करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि रिलैक्स हो गए तो यहाँ पे हो सकता है किसी भी मोमेंट पे अटैक हो सकता है, तुम मार जा सकते हो। अब ये सुनकर कैप्टन टाइबू कहता है कि ठीक है बस करो, इन सारे नए बंदे को डराओ मत, नहीं तो यहाँ पे पहले से ही हार मान जाएंगे। वो कहता है कि हमारा डेस्टिनेशन अभी 80,000 लाइट ईयर दूर है 26 बेस से और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है। हमारे स्क्वाड जो कि अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करते हैं वो यहाँ पे बेयरली सर्वाइव कर पाएंगे। और इन सब के बारे में वो सब बात करते हुए कहते हैं कि अभी हमें 3 दिन लगने वाला है, इसलिए तुम लोग आराम से यहाँ रेस्ट कर लो। अब लूफेंग हामी बढ़ता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 7 मिलियन स्पॉट्स थे जो कि चारों तरफ फैले हुए थे और यहाँ उन सारी चीजों को डॉज करते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब तभी वो लोग एंटरिंग डार्क यूनिवर्स में जाते हैं और 1098765431 वो लोग यूनिवर्स ट्रेवल की ओर निकल जाते हैं। अब 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डार्क यूनिवर्स में ट्रेवल कर चुके थे और वो यूनिवर्स ट्रेवल फिर से कर चुके थे। यहाँ पे रेस्टिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन उन सबसे कहते हैं कि सब लोग अलर्ट पे रहो, कोई भी केयरलेस नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए तो स्पेस में कोई भी रिमेस नहीं बची हुई है और वो जानता था कि यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन अभी भी 2 महीने का टाइम लगने वाला है और 2 महीने में वहाँ पे कई सारे डेंजरस स्पॉट्स हो सकते हैं। अब पॉइजन वाइन को उठाती है और कहती है हम लोग जानते हैं कैप्टन। अब देखा जाए तो उनमें बाकी सारे ओल्ड मेंबर्स थे। यहाँ पे लूफेंग और रॉकी नया मेंबर्स होता है। अब वहाँ पे व्हाइट बॉनी वे होता है, वो कहता है कि हमें इसमें मत घसीटो। अब पॉइजन उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं होने वाला। यहाँ पे ओल्डर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपने में बात करने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं रॉक मैडमैन तुम दोनों याद रखना यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमने शेयर किया है उसको अपने साथ ही रखना और यहाँ पे अपने आप को नीचे मत होने देना। यहाँ पे काउंटलेस राइफ फॉर्म और डेड बैटल्स हुआ करते हैं। तो लॉक और लूफेंग दोनों कहते हैं हम लोग समझ गए। लूफेंग ने यहाँ पे 7 ओल्ड सोल्जर से बहुत कुछ सीख लिया होता है। फर्स्टली उसने जान लिया होता कि पॉइजन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट में आता है। इवन यहाँ पे टाइबू उसको लेकर कॉर्टियर से नॉर्मली पॉइजन देखा जाए तो इन सब को बहुत ही मर्तबा बचा चुकी होती है और यहाँ पे नेचुरल अथॉरिटी है कि वो काउंटलेस बैटल से फाइट करते आ रहे होते हैं। अब तभी यहाँ पे कैप्टन टाइबू ऑर्डर कहते हैं कि रॉक मैडमैन तुम लोग भी अलर्ट पे रहना, यहाँ पे किसी भी टाइम बैटल हो सकती है, हमें यहाँ पे हर वक्त सावधान रहना पड़ेगा और तुम सब अपने बैटल एबिलिटी स्पीड को लेकर तैयार हो। यहाँ पे वो शिप लाइट की सब स्पीड से फ्लाई करते हुए उन सारे स्पेस को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही होती है। और फिर में सीन चेंज कर यहाँ पे एक टूटे हुए यूनिवर्स शिप के कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 ऑटोमन क्लासमैन रुके हुए होते हैं और ये तीनों मेटल लाइफ फॉर्म होते हैं और ये तीनों एक जैसा दिख रहे होते हैं। और देखा जाए तो आपको पता है कि ऑटोमन रेस असल में एक रोबोट होती है जिनके अंदर अपनी एआई की कॉन्शियसनेस होती है। वहां पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिनमें से वो हंसते हुए कहता है कि हम तीनों ने मिलकर एक अंडाइन की टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो जरूर ऑफिशियल लेवल अंडाइन होंगे। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि पलाटी यहाँ पे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है, तुमने उस अंडाइन को बहुत ज्यादा हेवली इंजर्ड कर दिया था जिसकी मदद से हमें ये मौका मिला कि हम बाकी सारे सेक्टर लॉर्ड्स को मार सके और बाद में हम लोग ने मिलकर उस अंडाइन को भी मार दिया, वो जरूर एक ऑफिशियल होगा और उसके पास तो जरूर बहुत ज्यादा पैसा होगा। जिसके बाद वो कहता है पलाटी ये अच्छा होगा कि हम लोग उसके सारे जितने भी सामान थे उसको बांट ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ऑटोमन क्लास में तीसरे की तरफ देखते हैं। अब तीसरा वहीं पे होता है। अब यहाँ पे थर्ड ऑटोमन ही पलाटी होता है और वो डार्क रेड आर्मर में होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। अब यहाँ पे वो बहुत ही शांत होता है। जिसके बाद वो उन सब की बातें को सुनकर अपने हाथों में से 2 स्पेस रिंग निकालता है, उन दोनों की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारी टेम्पररी अलायंस यहाँ खत्म होती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो ऑटोमन क्लासमैन स्माइल करते हैं, उन स्पेस रिंग को ले लेते हैं। वहां से उसको देखकर वहां से गुस्से में कहते हैं कि पलाटी पलाटी। तो ये देखकर वो कहते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे सरप्राइज क्यों नहीं हुए, आके गुस्से होने की क्या बात है। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे वो दोनों बंदे कहते हैं कि हम सब साथ मिलकर उस ऑफिशियल लेवल अंडाइन को मारे और यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अकेले 95% को ले लिया। और यहाँ पे वो कहता है तुम बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो पलाटी उन दोनों की देखकर गुस्से में कहता है कि यहाँ पे मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, यहाँ पे तुम मत कहो, हमने यहाँ पे 40% को हिसाब से बांटा था, तुम्हें 60% मिलना चाहिए, हम दोनों को कम से कम 20% तो मिलना ही चाहिए।
तो पलाटी कहता है कि भागो यहाँ से, मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में ऑफिशियल लेवल अनडाइन से डील कर सकते हो? यहाँ तक कि एक ऑफिशियल बनना, यहाँ पे उसके पास अनडाइन बॉडी भी थी, उसको मारना इतना भी आसान नहीं था। तुम जानते हो कि मुझे उसे मारने में कितना ज्यादा मेहनत लगा। तुम अभी भी चाहते हो कि मैं अपने सारे खजाने को तुम्हारे साथ बांटूं? यहाँ पे वो गुस्से में होता और कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें उन सारे हिस्से को दे दिया, अगर नहीं होता तो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। अब वो दोनों बंदे कर भी नहीं कर सकते कुछ भी, वो अपने दांतों को पीसने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम होप करते हैं कि तुम ज्यादा लंबे अरसे तक जियोगे। जिसके बाद वो दोनों एंटमैन क्लासमैन वहां से निकल जाते हैं, जिसको देख के पलाटी कहता है दो इडियट्स। जिसके बाद उसकी आंख दिखा जाता है जो कि बहुत ही ब्रूटल होता है। अब देखा जाए तो मेटल पर्सन था लेकिन फिर भी वो लाइफ फॉर्म था, उसकी बॉडी स्टडी थी लेकिन वो फ्लेक्सिबल कहा जा सकता है। अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही लॉस हो चुका हूँ, यहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मारने के बाद मेरी कंट्रीब्यूशन इतनी भी इनफ नहीं हुई है, मैं इसे कंपनसेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरी आर्मी वो बहुत ही ह्यूज लॉसेस को सफर कर रही है। लगता है कि इस टाइम में आप गॉड बेस पे जाना होगा और मेरी स्ट्रेंथ को रिपेयर करना होगा। अब सब ऑटोमन क्लासमैन अपने आप को एम्पायर कहा सकते हैं। अब देखा जाए तो उनकी स्ट्रेंथ ऑटोमन एम्पायर से होती है, वो शायद उनके एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते, उनके वेल्थ लेवल को कंट्रोल कर सकते। दोनों यहाँ पे हर एक ऑटोमन बंदे के लिए क्रूशियल होता है। अब देखा जाए तो किसी के पास ह्यूज आर्मी होती है और वो उन्हीं पे रिलाई कर सकते हैं। अब एआई बैटल एबिलिटी से कारण वो इन सारी चीजों को कर सकते हैं। अब ऑटोमन क्लासमैन को आर्मी को कंट्रोल करने के लिए बस उन्हें लॉ इन्फ्यूज करना पड़ता है। अब वो एआई है, वो एआई को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं और एआई अपने बेसिक लॉज को भी जानती है और इन सारे ऑटोमन वेपन्स को भी मिला दिया जाए तो उनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है और एक एआई होने के कारण उनकी कैलकुलेशन और कमांडिंग एबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और बग क्लैन देखा जाए तो उनके पास अपनी नेचुरल बैटल इंस्टिंक्ट होती है और ऑटोमन रेस बहुत ही टेक्नोलॉजी की और नॉलेजेबल है जो कि बहुत ही स्कीम करती है। लेकिन हमें देखा जाता है पलाटी को जो इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहां पे ह्यूमन शिप दिखाया जाता है। वो उसी कंट्रोल रूम में देख कर कहता है कि ये तो E9 ग्रिड एलॉय शिप है जिसपे लो लेवल की इनकाविंग्स बनी हुई है। लगता है कि ये नॉर्मल सेक्टर लॉट की टीम यहाँ से गुजर रही है या फिर हो सकता है कि इसमें इलाइट सेक्टर लॉट के शिप भी मौजूद है। लेकिन वो कहता है कि क्या भी हो मतलब क्या हो, मेरे पास एबिलिटी है उसके कारण मैं इसको सेटल कर सकता हूँ। जिसके बाद इन सबको मारने के बाद मैं अपने स्ट्रेंथ को रिप्लेनिश कर सकता हूँ। और वो कहता है पिटफुल ह्यूमंस, तुम यहाँ पे मेरे लोकेशन में आ चुके हो और यहाँ पे देखा जाए टेक्नोलॉजी एबिलिटीज के मामले में तो यहाँ पे ऑटोमेटर्स बहुत आगे निकल जाते हैं। और वो कहता है तुम तो मेरे सामने सिर्फ टेक्नोलॉजिकल में एवरेज माने जाते हो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है शिप को जो कि उन सबको डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मेटल लाइफ को जो कि यहाँ पे पार्टी ऑर्डर करता है अटैक और थोड़े दूर में हमें दिखाया जाता है वहाँ धमाका होता है, एक बाइंडिंग पिलर उसमें से लाइट निकलती है, उसी शिप की ओर आगे बढ़ने लगती है और शिप को एक ही झटके में अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि E9 ग्रिड एलॉय शिप बॉडी जो एक्सप्लोड हो जाती है और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं जहाँ पे उसकी जितने भी टुकड़े होते हैं स्पेस डेब्रिज होती है वो चारों के चारों डायरेक्शन में फैलने लगती है। और वहां पे दिखाया जाता है बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि मैं मैडमैन पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट पे बेट लगाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता बाकी सारे बंदे को जो कहता मैं रॉक पे लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो मैं 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स रॉक पे लगाता हूँ। तो ये देखकर वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मैडमैन पे 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स लगाता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग बेट लगा रहे होते हैं और ये सारे के सारे बंदे एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे उन सबको नहीं पता होता कि बैटल होने वाला है। अब देखा जाए तो वो बेट लगा ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे एक वार्निंग का सिस्टम आने लगता है जिसके कारण वहाँ जितने भी सोल्जर होते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और सब लोग अपने वेपन्स को उठा लेते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ शिप के अलार्म जोर जोर से बजने लगती है और वहाँ पर उनका रेस्टिंग क्वार्टर्स भी पूरे जोर से हिलने लगता है और दिखाया जाता है कि उनका आउटर लेयर सिर्फ कंप्लीटली टूट चुका होता है और सिर्फ वहां पे F9 ग्रेड रेस्टिंग क्वार्टर्स ही बचा हुआ होता है और यहाँ पर उस लेजर के कारण उनका रेस्टिंग क्वार्टर्स भी बहुत जोर से रंबल कर रहा होता है और पूरा का पूरा रूम ही स्पिन कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, अगर यहाँ पे स्पेस में टक्कर मारेंगे तो कोई भी चीज मोशन में आ जाएगी, वो घूमने लगेगा, जिसके कारण वहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है टाइवो को जो अनडाइन बिंग होता है वो अपनी अनडाइन
एनर्जी से पूरे के पूरे रूम को कवर अप कर देता है और कहता है जल्दी से सब लोग बाहर निकलो। और केबिन का दरवाजा ओपन होता है और वहां से सब लोग निकलने लगते हैं। पॉइजन ऑर्डर करती है जल्दी जाओ बाहर निकलो। यहाँ पे अपने ऊपर आर्मर ले आती है। उसके पीछे मदर फ्लेमलेस होती है जो कि अपने साथ हैमर और सील ले लेता है और सारे के सारे बंदे वहां से निकल जाता है। लू फेंग भी अपने नॉनसन आर्मर्स को लेके बाहर निकल जाता है। तो भाई किसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस बैटल में लू फेंग अपने कर्तव्य को दिखा के उन सबको मार पाता है, क्योंकि देखा जाए तो लू फेंग उन सबको अपने फुल पावर से बड़ी आसानी से मार सकता है क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ बहुत ही आगे निकल चुकी है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में इन 7 सवालों के जवाब जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।